क्या अमेरिका की दादागिरी अब खत्म होने वाली है? क्या टैरिफ का हंटर ट्रंप के लिए सेल्फ गोल बन गया है? सवाल इसलिए क्योंकि टैरिफ का हंटर चलाने के बाद पहले ट्रंप अपने घर पर घिरे, फिर एससीओ मीटिंग के बाद अब ट्रंप को चीन और पुतिन खुलकर धमकी दे रहे हैं। जहां चीन कह रहा है कि वो किसी से डरता नहीं, वहीं पुतिन कह रहे हैं कि भारत और चीन पर ट्रंप दबाव नहीं बना सकते और अब दादागिरी नहीं चलेगी। यही नहीं, पुतिन ने जेलेंस्की को रूस आकर बातचीत का न्योता भी दे दिया, वो भी ट्रंप को बताए बगैर। अमेरिका को खुलकर चुनौती देने का मतलब है कि अब अमेरिका या यूरोपीय देशों के खिलाफ एससीओ और ब्रिक्स में शामिल देश खुलकर सामने आने लगे हैं। इन सब के बाद पुतिन और चीन की ट्रंप को धमकी बता रही कि अब अमेरिका की जरूरत इन देशों को नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या यह नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वाला दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। अमेरिका की तानाशाही के खिलाफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो चुका है और अमेरिका को खुली खुली चेतावनी दी जा रही है और अमेरिका को खुला चैलेंज दिया जा रहा है। चीन में हुए एससीओ समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी और व्लादिमीर पुतिन की नई केमिस्ट्री से नए पावर सेंटर की शुरुआत हो गई। 3 सुपर पावर के महामिलन से ट्रंप की नींद हराम हो गई। अब समिट के दौरान मोदी पुतिन के सीक्रेट टॉक से पर्दा उठ गया। ये मुलाकात कोई साधारण गपशप नहीं थी, बल्कि 2 बड़े नेताओं के बीच गहरी और गोपनीय चर्चा का हिस्सा थी। राष्ट्रपति पुतिन ने खुलासा किया, उन्होंने पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हुई अपनी बातचीत के बारे में बताया। चीन के विक्ट्री डे परेड में भी पश्चिम की ताकत को खुला चैलेंज दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर दुश्मनों के लिए जिनपिंग ने रेड कारपेट बिछवाया। शी जिनपिंग के घर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की मौजूदगी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बौखला गए, साजिश का आरोप लगाया। तो चीन ने अमेरिका को चुनौती देते हुए 2 टूक कह दिया, हम किसी से नहीं डरते। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद करने को कहा है। पुतिन ने कहा कि भारत चीन धमकियों से डरने वाले नहीं है। पुतिन ने अमेरिका के रवैये को पुराना और रूढ़िवादी मानसिकता बताया। उन्होंने कहा, औपनिवेशक युग का अब खात्मा हो चुका है। अमेरिका को समझना होगा कि वो अपने पार्टनर से ऐसी भाषा में बात नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, इससे पहले पुतिन ने जिस तरह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मॉस्को आकर युद्ध खत्म करने का न्योता दिया, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि अमेरिका की बातचीत अब बीते दिनों की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सवाल यही है कि पहले चीन और फिर पुतिन की ये जो धमकी है, क्या वाकई खुली चुनौती के तौर पर है अमेरिका के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये टैरिफ का हंटर है जो इन तमाम देशों को एक साथ लेकर आई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए आज हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं आपका, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस जेएनयू से। मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर जे.के. बंसल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और सबसे पहले सवाल मेरा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपसे है, क्या वाकई वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है? इस धमकी के मायने क्या निकाले जाए? पहले चीन ने कह दिया कि हम डरते नहीं है, अब पुतिन कह रहे हैं कि ऐसा चीन और भारत को ट्रंप नहीं कह सकते, धमका नहीं सकते। देखिए, चीन के करीब 40 सालों में आर्थिक उदय से उनकी सैन्य शक्ति भी बढ़ी है और राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ा है। पर ये बदलाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के दबदबे से बहुत धीमे से बदलाव आता हुआ नजर आता है। और यहाँ तक रूस का सवाल है, रूस को आज लगता है कि भारत और चीन से जुड़ जाने से या चीन की भाषा में बात करने से उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ता है। तो इसलिए वो उसी भाषा में आज बात कर रहे हैं। और ये जो मल्टीपोलरिज्म की बात कर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति, उससे उनको लगता है कि अमेरिका का जो यूनिलैटरलिज्म है या अमेरिका का जो उनको हाशिए पर रखने की एक कोशिश है, उससे वो बच सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो फिर से वही भाषा फिर से सामने आती है। और खासकर जब आप देखें कि राष्ट्रपति पुतिन हाल ही में अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप ने उनकी मेजबानी की थी, जबकि पिछले 3.5 साल से वो कहीं भी विदेश में जा नहीं पा रहे थे। उसके एकदम बाद अब वो शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में आते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो साख है वो बदलती हुई नजर आती है। उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो मल्टीपोलरिज्म का समर्थन करते हैं,
और यूनिपोलरिज्म नहीं चाहते हैं। ये भी कहा कि चीन और भारत बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, पर फिर भी संप्रभुता जो है वो मौलिक मापदंड होना चाहिए और सभी राष्ट्र एक समान माने जाने चाहिए। हालांकि अपना भी जिक्र किया उन्होंने कि परचेजिंग पावर पैरिटी के नजरिए से देखें तो रूस भी चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था हो जाता है। कभी कभी ये बात सामने नहीं आती बहुत अच्छे से। तो ये रूस की लगातार इतिहास के नजरिए से शायद हम बाद में बात करेंगे, हमेशा से ये कोशिश रही है कि किस तरह से पश्चिमी देशों का जो निरंकुश एक तरह से नेतृत्व बनता नजर आता है कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर रोक लगाने के लिए और अपने राष्ट्र हितों को बनाए रखने के लिए वो मल्टीपोलरिज्म की हमेशा से बात करते रहते हैं। इसकी शुरुआत पहले हुई थी जी 90 के दशक में, उस पर बाद में आएंगे। जनरल साहब भी मुझे लगता है कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल। जनरल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की तैयारी है क्या? पुतिन का ये बयान, हम जिसे हम धमकी कह रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? जी गुड इवनिंग। देखिए, ये बहुत ही बैलेंस उन्होंने बात करी है। करीब आधा घंटा का उनका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ साफ ये कहा है कि देखिए, आपने कहा है भारत के ऊपर के वो युद्ध, चीन जो यूक्रेन युद्ध को सपोर्ट होगा उससे। जी अब ये बताइए कि आपने जो है ब्राजील के ऊपर में जो टैरिफ लगाया और वो 8 अगस्त का टाइम देने में उसको 6 अगस्त कर दिया, तो वो कौन सा यूक्रेन का और ब्राजील का क्या लेना देना? मतलब वो ये कहना चाहते थे कि ये जो है यूक्रेन युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, ये आप किसी की संप्रभुता को जो है उस पर अटैक कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी देश के जो आपका कॉलोनियल राज है वो खत्म हो चुका है, और ये चीन हो या भारत हो, वो कॉलोनियल राज से बड़ी मेहनत करके ऊपर आए हैं, अगर वहां की किसी लीडर के ऊपर में अब वो अपनी वीकनेस दिखाते हैं तो उनका जो है वो पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। तो इसको सबसे उनकी अपनी एक मैकेनिज्म है, उसके मुताबिक काम करना है। तो इन बातों को उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से बता दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो है ये नहीं कह सकते कि ये ट्रेड डेफिसिट है कि आप हमारा 3 गुना है या ज्यादा। उन्होंने अपना एग्जाम्पल भी दिया कि कुछ कंट्रीज के उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि कुछ कंट्री के साथ में हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट है, वो हमसे 3 गुना ज्यादा हमको भेजते हैं। उनका मतलब ये था। लेकिन इन बातों को मिल बैठ करके आपस में कुछ ले दे करके, मतलब गिव एंड टेक के माध्यम से किया जा सकता है, न कि आप किसी को धमकी दे सकते हैं। तो ये धमकी देना बिल्कुल ठीक नहीं है। चाइना और भारत के खासकर उन्होंने बोला है कि दोनों बड़े, ये इनकी 1.5 बिलियन जो आबादी है भारत की, 150 करोड़, उन्होंने कहा कि उसको आप कैसे ऐसे कह सकते हैं, या चाइना की भी उतनी बराबर है। तो इस बात से उन्होंने क्लियर कर दिया, क्लियर संदेश दे दिया है बड़े अच्छे ढंग से पूरे अमेरिका को कि इस तरह की बातें या इस तरह का आपका ये धमकी या यूनिलेटरल नहीं चलेगी। और ये अच्छी बात है कि रशिया इस बात को मानता है कि मल्टीलेटरल होना चाहिए, क्योंकि एक जमाना था जब वो 2 वर्ल्ड्स होते थे, एक अमेरिका होता था, एक यूएसएसआर होता था, और जो बाकी कंट्री थे साउथ, जो ग्लोबल साउथ थे, उनको जो थर्ड कंट्री माना जाता था। तो अगर मल्टीलेटरल की ये अच्छी बात है। और हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ये कहा था कि हम ना किसी से बात, ना आंख झुकाकर बात करेंगे, ना आंख उठा करके, आंख मिला करके बात करेंगे। कहने का मतलब ये है पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो एक बराबरी का हिस्सा होना चाहिए, जो कि पुतिन साहब ने बड़े अच्छे ढंग से कहा, और यही सबको मानना चाहिए, अमेरिका को भी मानना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपके पास आऊंगा। जो परिस्थितियां अभी चल रही है, आपने देखा एससीओ मीटिंग, और उससे पहले ग्लोबल साउथ के देशों से भारत के प्रधानमंत्री का मिलना, और उसके बाद अचानक से जो टेम्परामेंट है वो बदल गया है। आपने देखा आरआईसीएच के जो लोग मिले, 3 देश मिले, उसके बाद कई सवाल उठने लगे। और अब पहले चीन, फिर आपने देखा पुतिन, और अब जो तमाम जो 20 से ज्यादा देश हैं वो भी शायद मौन स्वीकृति दे रहे हैं पुतिन और जो चीन की बात है शी जिनपिंग के बयान पे लगे। क्या ये वाकई भारत, चीन और रूस मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उस हालत में है? जिस तरह से आपने देखा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कार्यकाल में और अब की बार और तेजी से अंतर्राष्ट्रीय जो मौलिक मापदंड हैं, जो मूल्य हैं, तौर तरीके हैं, संस्थान हैं, उनको नकारते हुए जिस तरह से नजर आते हैं, जिनके ऊपर निर्भर था उनका अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व, तो जाहिर है कि एक पावर वैक्यूम जिसको हम कहेंगे वो बनता हुआ नजर आता है। तो चाहे ये रूस, चीन, भारत चाहे या ना चाहे, इनको आने वाले समय में ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी दूसरे देशों की, इन तीनों देशों से
अपेक्षाएं बढ़ेंगी। खासकर आप देखें, आप जब विश्व में 4 सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं की हम बात करते हैं तो 2 उसमें चीन और भारत हैं। तो इसलिए आप देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन वुड्स की जो इंस्टीट्यूशन जिसको हम कहते हैं, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ, वो वॉशिंगटन डीसी में बने थे। पर आज क्या हो रहा है कि आज वो चाहे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो या फिर वो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक हो, आज एससीओ डेवलपमेंट बनाने की बात कर रहा है, वो सारे कहां बनेंगे? चीन में बनने जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि धीरे धीरे बदलाव लगातार अंतरराष्ट्रीय ढांचे में आता हुआ नजर आता है। यहाँ चीन, भारत और रूस का प्रभाव जो है या योगदान उसको कहें, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर यहां तक ये मल्टीपोलरिज्म की रूस के नजरिए की बात है, उसमें मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों को ये समझा दूं बिल्कुल कि बिल्कुल। ये कुछ नया नहीं है। आप देखें कि स्टालिन बहुत पहले जब नेता थे, रूस के बड़े ताकतवर नेता थे, तो वो विश्व क्रांति की बात करते थे कि पूंजीवाद को दुनिया से समाप्त कर देंगे। और उनके अगले नेता जो खुर्शचेव आए, उन्होंने कहा कि कोएग्जिस्ट करेंगे हम, पूंजीवाद और समाजवाद कोएग्जिस्ट करेगा, और समाजवाद में भी अलग अलग केंद्र रहेंगे, क्यूबा रहेगा, चीन रहेगा, रूस रहेगा। तो ये कोएग्जिस्टेंस के नजरिए से पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड की उन्होंने अवधारणा को सामने रखा। पर ये जो मल्टीपोलरिज्म की बात है, इसको रूस में प्रेमाकोव डॉक्ट्रिन कहते हैं। जब वो विदेश मंत्री थे 1996 में, तो उन्होंने अमेरिका के एक छत्र राज्य, जो आप अर्ली 90 के शुरुआती सालों में अमेरिका का बहुत प्रभाव बढ़ गया था, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को हमें शक्तिशाली बनाना चाहिए। और वहीं से ये शुरुआत होती है जो आज हम जिनको शंघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं और ब्रिक्स की बात करते हैं। पर फर्क ये आया कि जब पुतिन सत्ता में आए तो उनका जो तौर तरीका, रवैया रहा, वो और भी ज्यादा निश्चयात्मक, जिसको असर्टिव कहते हैं, वो हुआ। और उन्होंने ये लगातार कहा कि मल्टीपोलरिज्म से हम रोकेंगे, ब्रिक्स को बढ़ाएंगे। पर उसके साथ साथ यहाँ जरूरत हुई तो क्राइमिया में वो घुस गए, मोल्डोवा में घुस गए, जॉर्जिया में घुस गए, अब यूक्रेन में घुसे हैं। तो अपने जो उनको राष्ट्रहित लगते हैं सुरक्षा के नजरिए से, वो मल्टीपोलरिज्म के साथ साथ चलेंगे। ये थोड़ा सा पुतिन का तरीका अलग है, जिससे उनका सीधा टकराव अमेरिका से बिल्कुल। और शायद ये टकराव अब यही चीन और भारत को साथ लेकर बढ़ रहे हैं, साथ भी मिल रहा है। मेजर जनरल, मैं जेके बंसल आपके पास आऊंगा। जैसे यूक्रेन की बात करी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने, यूक्रेन का मुद्दा बहुत दिनों से, कई सालों से चल रहा है। अमेरिका ने कहा कि हम मध्यस्थता करेंगे और युद्ध को रुकवाएंगे, लेकिन अब देखिए एक बयान जो ताजा सामने आया है, जेलेंस्की को ऑफर दे दिया, न्योता दे दिया पुतिन ने कि आप आइए मॉस्को, बैठ के बात करेंगे, वो भी ट्रंप को बिना बताए। यानी ट्रंप क्या आउट हो गए यहां से। जो मध्यस्थता की बात आ रही थी, मीटिंग हो गई पुतिन से, जेलेंस्की से मीटिंग हो गई, लेकिन ट्रंप को बिल्कुल साइड कर दिया पुतिन ने। इसके क्या मायने? देखिए, इसके मायने अगर आप गहराई से देखें तो एक सरकास्टिक उनका बयान था प्रेसिडेंट पुतिन का, कि वो आए और उसी समय उन्होंने उसको इस ऐसे भी कह दिया क्या वो उनसे बात की जा सकती है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो ऑथराइज नहीं है, वो ऑथराइज प्रेसिडेंट नहीं है, उनको कोई रेफरेंडम नहीं है, उनका कोई चुनाव नहीं है, तो उनसे कैसे बात की जा सकती है। तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया है। ये तो एक डिप्लोमेटिक ढंग से उन्होंने अपना जो है प्रेस में वो दिया, तो वो इससे कुछ नहीं हो सकता कि हाँ, ना कभी ऐसा हो सकता है कि भाई वो उनकी दोनों की बात होगी। वो तो एक कहने के लिए उन्होंने कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और देखिए, इंटरनेशनल अफेयर्स में कहने में करने में बहुत फर्क होता है। अब उन्होंने ये भी कहा कि जी हम तो अब कोई जमीन के लिए तो लड़ नहीं रहे हैं। एक तरफ कहते हैं हमें कब्जा भी चाहिए, जो प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो जो डोनबास के लोग हैं, वो जो उनके जो रशिया भाषा बोलते हैं, तो हम तो उनकी स्वतंत्रता के लिए और उनकी जो है फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। तो ये कहने करने में बहुत फर्क होता है। ये बिल्कुल एक बयान है, और बयान को उन्होंने खुद ही अपने आप ही उसको खारिज भी कर दिया कि क्या वो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने कह भी दिया। तो उससे कोई नहीं है। अब क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है। ये सब कुछ अभी बातें चल रही हैं, यूरोप के अंदर में भी चल रही हैं। स्वर्ण सिंह, मैं संक्षेप में आपसे भी और मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल आपसे भी, पहले स्वर्ण सिंह जी आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर साहब, मुझे बिल्कुल संक्षेप में बताइए, क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत है कि अब पुतिन के साथ साथ देखिए शी जिनपिंग भी भारत का साथ दे रहे हैं, भारत का नाम लेकर ट्रंप को धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल, इसमें भारत की सफलता नजर आती है कि जिस तरह से आपने देखा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन
जो खबरों में है कि 10 मिनट तक इंतजार किया उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपने साथ गाड़ी में होटल तक ले जाने के लिए अपनी बैठक से पहले। तो ये शायद परोक्ष रूप से भारत का जवाब है राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कि यदि आप अपने रिश्तों में खटास या तनाव लाना चाहते हैं भारत के साथ, तो भारत के पास और भी विकल्प हैं और भी दूसरे देश हैं जो लगातार भारत से तालमेल बनाना चाहते हैं। हालांकि भारत चीन संबंधों में भी अभी कुछ चुनौतियां हैं, चिंताएं हैं, पर कुछ हद तक दोनों तरफ से संकेत है और चीन भी कोशिश कर रहा है कि भारत का जो तनाव अमेरिका के साथ है उसका फायदा उठाकर अपने साथ रुझान अच्छा बना ले भारत का। क्योंकि भारत आज देखिए कि चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, वृद्धि दर सबसे अच्छा है, तो दूसरे देशों को ये जो आकर्षण है वो जोड़ने में आसान करता है भारत को। तो इसलिए जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ थियानजिन में शंघाई शिखर सम्मेलन में, शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में, और उससे पहले जिस तरह से यात्रा जापान की हुई, वहां भी निवेश को लेकर, व्यापार को लेकर, तकनीक के हस्तांतरण को लेकर कितनी आपस में सोच साझा हुई। तो ये सब यात्राओं में नजर आता है कि भारत की आज जो साख है वो ये साख बिल्कुल मजबूत हुई है प्रोफेसर साहब, और यही अब नजर भी आ रहे तमाम देशों के जो बयान सामने आ रहे हैं। जनरल जेके बंसल, आपके पास आऊंगा। क्या ये भारत की कूटनीतिक जीत है, पीएम मोदी की कूटनीति की जीत है कि तमाम देश जो हैं, चाहे RICH की बात करें या फिर SCO की बात करें, वो भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन भारत तटस्थ है, बयान नहीं दिया भारत, लेकिन सब भारत के साथ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। बहुत ही जबरदस्त कूटनीति है भारत की कि वो सबके साथ में, जो कहते थे ना हम धर्मनिरपेक्ष, मतलब हम जो अलायंस को नहीं प्रवर्तते, वो सबके साथ चल रहे हैं। यहाँ मैं ये बात कहना चाहूंगा, देखिए वो जापान गए, जापान से चीन गए, चीन में उन्होंने SCO को अटेंड किया, लेकिन जब बात आई उसकी विजय परेड की तो वहां से आ गए। उन्होंने, इसका मतलब ये मैसेज गलत जाता जापान को, क्योंकि ये जो विक्ट्री परेड है वो जापान की विक्ट्री के अगेंस्ट में बनाई जा रही थी। तो इस प्रकार से देखते हुए भारत जिस तरह से बैलेंस बनाकर चल रहा है सभी के साथ में, वो अभी भी जो है अमेरिका के साथ में भी हमारे रिश्ते टूटे नहीं है, हमारे रिश्ते अभी भी है। हमारी अलास्का में अभी 15 सितंबर तक जो मिलिट्री एक्सरसाइज वो चल रही है, तो अमेरिका के साथ में भी हमारे संबंध अच्छे होंगे और कोई खराब नहीं हुए, क्योंकि भारत किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। बिल्कुल। अमेरिका की जगह अपने जनरल साहब, यही कूटनीतिक जो है, कूटनीतिक रिश्ते जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निभाए, और उसी की वजह से आज तमाम देश उनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो देखिए, भारत के साथ तमाम जो देश है SCO के, वो खड़े हो रहे, खासतौर पर चीन, और अब रूस भी अब भारत को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ट्रंप की कुर्सी खतरे में, नंबर 1 का जो तमगा लगा है वो खतरे में, क्योंकि अब तमाम देश जो है अब इकट्ठे ट्रंप का विरोध भी कर रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।